हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास टॉप 50 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ के ऊपर रहने वाली है, जिसमें कि हम यूनियन बजट से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन बनेंगे उन सबको कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने यूनियन बजट को अच्छे से कवर कर लिया था, उसके की पॉइंट्स हाईलाइट्स को, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। तो आज की क्लास में हम इसके एमसीक्यूज़ कर लेंगे, जिससे कि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप सब भी साथ के साथ आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बजट टू 2024-25 व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स का मेन पर्पज क्या था? एक्सपोर्टिंग मिनरल्स टू अदर कंट्रीज, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग ओवरसीज एक्यूजेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, या इम्पोर्टिंग ऑल क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम अब्रॉड, फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो हम सब ने हमारी यूनियन बजट में देखा था कि जो हमारी क्रिटिकल मिनरल्स था उसका मेन इम्पोर्टेंट उद्देश्य था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, रिसाइकलिंग को बढ़ाया जाए और ओवरसीज एक्विजिशन को बढ़ाया जाए। तो हमारा सेकंड आंसर रहने वाला है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, सेकंड आंसर हमारा ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए था, रिसाइकलिंग के लिए था एंड ओवरसीज इक्वेशन के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। व्हाट इज़ द सोशल टोटल साइज ऑफ बजट रिप्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमण। जो हमारा टोटल बजट का साइज कितना था? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए कि 48 लाख करोड़ रुपए था। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की भी बात नहीं है, क्योंकि हम डाटा जितना अच्छे से याद रखेंगे उतना ही अच्छे से याद रहेगा। अगर हमें आइडिया उसके अगर याद नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई भी आइडिया नहीं लगेगा। तो डाटा को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं होता, आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, फॉर विच मिनिस्ट्री हैज़ द मैक्सिमम बजट विल एलोकेटेड। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बजट एलोकेशन कौन सी मिनिस्ट्री में हुआ है? एजुकेशन में, हेल्थ में, डिफेंस में या एग्रीकल्चर में? तो सबसे ज़्यादा हुआ हमारा डिफेंस में। सी आंसर रहने वाला है। ये एलोकेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्रोनोलॉजी में लगाना आता है और पूछा भी जाता है कि किस में कितना है। फर्स्ट नंबर पे है डिफेंस, 4,54,773 रुपये करोड़ रुपए, करोड़ में ये सभी। सेकंड है रूरल डेवलपमेंट, जिसमें कि 2,65,808 रुपये। एग्रीकल्चर थर्ड नंबर पे है, 1,51,851। होम अफेयर्स में 1,50,983। आप सब इनको क्रोनोलॉजी में याद कर लीजिए। सबसे कम है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में, 47,559। नेक्स्ट है हमारा, विच टैक्स वाज अबॉलिश्ड रिसेंटली इन बजट। हमारा जो बजट था उसमें कौन से टैक्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है? कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी टैक्स, एंजल टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स। आप सबको पता है कि जो हमारा इन्वेस्टर्स पर लगता था एंजल टैक्स, उसको समाप्त कर दिया गया है। हमारा आंसर रहने वाला है सी। इसमें दिखाया गया कि अबॉलिश एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड दी हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर को में कितना अमाउंट एलोकेटेड हुआ है? 70,000, 80,000, 89,000 टू 87 या 95,000 करोड़ रुपए। तो हमारा आंसर रहने वाला है सी, 89 करोड़ रुपए। इसमें दिया भी गया है कि हेल्थ में 89.287 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द टारगेट। क्या टारगेट रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट बजट में नेचुरल फार्मर्स के लिए? क्या टारगेट रखा गया है? एडिंग 1 करोड़ फार्मर्स इन नेचुरल फार्मिंग में 1 करोड़
फार्मर्स को ऐड करने का। स्टैब्लिशिंग 2 लाख न्यू नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर, 2 लाख न्यू क्लस्टर बनाने का। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, 50 लाख तक का फार्मर्स को सपोर्ट करने का। या इंक्रीजिंग द एरिया अंडर द नेचुरल फार्मिंग 10 मिलियन हेक्टेयर्स, या फिर जो एरिया में इंक्रीजिंग करने का। तो हम सबको पता है कि जो कि हमारा नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स है उसमें 1 करोड़ फार्मर्स को ऐड करने का टारगेट रखा गया है। फर्स्ट आंसर होने वाला हमारा। यहाँ पे दिया भी गया है कि 1 करोड़ फार्मर्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा 2 ईयर्स के लिए, जिसमें कि सर्टिफिकेट और ब्रांडेड को भी दिया जाएगा। साथ ही 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द न्यू लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीज एम्प्लॉयज़। जो हमारी न्यू लिमिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन की वो कितनी रखी गई है? 75,000, 60,000, 25, 55,000 या 73,000। तो आप सबको पता है कि पहले हमारी ये 50,000 थी और अब बढ़ाकर ये 75,000 कर दी गई है। ये आंसर रहने वाला है। इसमें दिया गया है कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था तो 50,000 से 75,000 कर दिया गया है, और जो फैमिली पेंशन था वो 15,000 से 25,000 कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारा, रिसेंटली पूर्वोदय जो स्कीम लॉन्च की गई है यूनियन बजट में, उसमें कौन से स्टेट को इंक्लूड नहीं किया गया है? इस पूर्वोदय स्कीम में हमारे 5 स्टेट को इंक्लूड किया गया है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है? बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो आप सबको पता है कि बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ये सब हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। डी आंसर रहने वाला हमारा। इसमें दिया भी गया है कि पूर्वोदय, विकास भी और विरासत भी। इसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 हमारे स्टेट्स को शामिल किया गया है। और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी बात की गई है, और इसके लिए एलोकेशन है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए 3 लाख तक का एलोकेशन करने की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा, अकॉर्डिंग ऑफ द न्यू बजट हाउ मैनी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इस्टेब्लिश नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितने नए इस्टेब्लिश करने की बात की गई है? तो 100, 75, 150 या 200। तो इसमें हमारे 100 बैंक नए इस्टेब्लिश करने की बात की गई है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। यहाँ पर मेंशन भी है कि मोर देन 100 ब्रांच ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी सेट अप इन द नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन। ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी बजट हाउ मैनी अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड एजुकेशन सेक्टर। जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसमें कितना एलोकेशन किया गया है? 1.23 लाख, 1.43 लाख करोड़, 1.63 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। तो हमारा आंसर रहने वाला है डी, क्योंकि इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपये एजुकेशन में रखा गया। इस बार एजुकेशन को 5th नंबर पर रखा गया है। यहाँ पे मेंशन भी है, डी आंसर है हमारा। और 5th नंबर पे एजुकेशन में एलोकेशन है 1,25,638 करोड़ रुपए। ये आप अच्छे से ये जितने भी डाटा हैं अच्छे से क्रोनोलॉजी में याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। साथ के साथ आप भी अपना आंसर देते रहें। विच 2 टेम्पल कॉरिडोर्स विल बी डेवलप्ड इन दी कंट्री अंडर द रिसेंट बजट। कौन से 2 टेम्पल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है इस रिसेंट बजट में? विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर और सोमनाथ टेम्पल कॉरिडोर, रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर और केदारनाथ टेम्पल कॉरिडोर, मीनाक्षी टेम्पल कॉरिडोर और कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर। तो हम सब ने बताया कि इसमें विष्णुपथ और टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर को स्टैब्लिश करने की बात की गई है। हमारा आंसर रहने वाला है 1। यहाँ पे दिया भी गया है जो हमारी प्रायोरिटीज थी 9, उसमें टूरिज्म वाले में दिया गया है विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा और मॉडल
जिसको मतलब कि मॉडल मान के बनाए जाएंगे, उसका नाम है काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। जैसे बनाया गया उसी का मॉडल के अनुसार ये बनाए जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे टेम्पल बने आएंगे वे किसके मॉडल के बेस पर होंगे, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के अकॉर्डिंग होंगे। इसी के साथ नालंदा सेंटर को भी, नालंदा जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इसको भी टूरिज्म सेंटर के लिए डेवलप किया जाएगा। और उड़ीसा में भी टूरिज्म के लिए कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो इस बार बजट था, उसमें एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट क्या बताया गया है? 4.9%, 5%, 4.7%, 5.2%। तो इस बार का हमारा बजट एलोकेशन था, उसमें फिस्कल डेफिसिट 4.9% बताया गया है। ये आंसर रहने वाला है। इसमें बताया गया है कि इस बार का एस्टिमेटेड बजट है 2025 में 4.9 है। लास्ट ईयर 2024 में 5.6 था। ये एक्चुअल बजट है और ये एस्टिमेटेड बजट है। जो हमारे रेवेन्यू डेफिसिट है ये 1.8 रहने की उम्मीद है। और जो प्राइमरी डेफिसिट है वह ये 1.4 और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सबसे कम 0.6% रहने की उम्मीद है। ये एस्टिमेटेड है भाई, इतना रह सकता है, एक्चुअल में ये है। बस आपको ये दो ही डाटा करने हैं, इस साइड वाले नहीं करने, यही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस एनपीएस वात्सल्य स्कीम जो लॉन्च की गई है, उसका प्राइमरी फोकस क्या था? टू अलो पेरेंट्स एंड गार्डियन कंट्रीब्यूशन टू ए फंड फॉर देयर माइनर चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड एजुकेशनल एक्सपेंसिव ऑफ अडल्ट चिल्ड्रन, टू ऑफर रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर पेरेंट्स एंड गार्डियंस, टू सपोर्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर माइनर्स। तो आप सभी को पता है कि जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम थी ये पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए थी, एक फंड फॉर देयर माइनर चिल्ड्रन के लिए। ये आंसर रहने वाला हमारा। यहाँ पर दिखाया भी गया है कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम में प्लान था जो कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्डियन फॉर माइनर्स के लिए। ये आंसर था। अकॉर्डिंग टू द बजट व्हाट इज़ द टैक्स रेट ऑन इनकम बिटवीन, अगर हमारी इनकम 10 लाख से 20 लाख के बीच में है तो हमारा जो टैक्स रेट है इनकम टैक्स में वे कितनी रहने वाली है? 10%, 15%, 20% या 25%। तो इसमें हमारी रहने वाली है 15%। बी आंसर है। यहाँ पर सबकी दे रखी है कि अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख है तो 5% टैक्स, 7 से 10 है तो 10% टैक्स, 10 से 12 है तो 15% टैक्स, 12 से 15 है तो 20% टैक्स, और अगर 15 तक है तो 30% टैक्स। आप सब इनको याद कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दी बजट दी इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम विच सोर्स, जो गवर्नमेंट की आमदनी होती है उसमें मैक्सिमम अमाउंट कहाँ से प्राप्त करती है? सरकार का कौन सा सोर्स है जिससे ज़्यादा अमाउंट प्राप्त होता है? बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड कस्टम्स। तो सरकार को जो भी आमदनी होती है वो सबसे ज़्यादा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से होती है। फर्स्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है कि क्रोनोलॉजी में लगाना कि सरकार की आमदनी कहाँ है और सरकार का खर्चा है जो एक्सपेंडिचर वो किस किस पर है। तो आपको क्रोनोलॉजी में करना है। सबसे ज़्यादा बोरोइंग एंड अदर्स फर्स्ट नंबर पर 27%, इसके बाद है इनकम टैक्स 19% सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर है जीएसटी 18%, कॉरपोरेशन टैक्स 13%, फोर्थ नंबर पर है नॉन टैक्स रिसिप्ट। इसलिए आप इन सब को आप कॉपी में लिख लेना क्रोनोलॉजी में, क्योंकि क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन हर बार बनता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी इंडस्ट्रियल पार्क वर प्लान टू बी डेवलप्ड अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट। जो हमारा प्रोग्राम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, उसमें कितने इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए बात की गई है? 8, 10, 12 या 15। तो हमारा जो इसमें इंटरनेशनल कॉरिडोर में है 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात की गई है। सी आंसर रहने वाला हमारा। यहाँ पे मेंशन भी है कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन मिसिंग है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है।
इसमें पूछा गया था कि पीएम आवास योजना के लिए कितना एलोकेशन हुआ है, तो 10 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है कि कौन सा फेज है जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हैज बीन लॉन्च, जो प्रधानमंत्री योजना सड़क ग्रामीण सड़क योजना लॉन्च की गई थी, उसका कौन सा फेज था जो कि बजट में आया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो इसका स्कीम का जो फोर्थ फेज है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये रहा पीएम ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत फोर्थ फेज आया है, जिसमें कि 25,000 रूरल हैबिटेशन बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट कब आया था? इंडिया का जो फर्स्ट पेपरलेस बजट था वो किस ईयर आया था? 2018 में, 19 में, 20 में या 21 में? तो जब हमारा कोरोना काल चल रहा था तब 2021 में इंडिया का पहला पेपरलेस बजट इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि निर्मला सीतारमण ने ही इंट्रोड्यूस किया था। डी आंसर है हमारा इसका। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ब्रोक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई रिकॉर्ड ऑन July 23. She unveiled conceptual budget for the fiscal year 24-25। जो हमारे निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो उन्होंने कौन सा बजट एलोकेशन किया है? 7वां। जो हमारे मोरारजी देसाई थे उन्होंने लगातार छः बार बजट पेश किया था और सीतारमण ने 7वीं बार ये बजट पेश करके उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है लगातार। वैसे तो सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई को ही रिकॉर्ड है कि उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है लोकसभा में, और लेकिन लगातार उन्होंने 6 बार ही किया था। लेकिन इस बार निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश करके उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो याद रखना ये 7th बजट था। इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू बजट कंसीडर द फॉलोइंग: पुअर, महिलाएं, युवा, अन्नदाता। हाउ मैनी ऑफ ऑप्शन दे आर अबव दी 4 मेजर कास्ट। इनमें से जो फोर मेजर कास्ट कौन सी हैं जिनको कि बजट में दिया गया, कंसीडर किया गया है? पुअर, महिलाएं, तो 1 to 4, 1 3 4, 1 2 3, तो ये सभी हैं वो लोग अबो। इन सभी जो हैं ये बजट में दी गई हैं। बजट का मेन फोकस यही था। 4 मेजर कास्ट थी: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। चारों पर मेन फोकस था। नेक्स्ट है, दी बजट फोकस ऑन देयर 4 मेन एरिया बोल दो या थीम बोल दो: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएम या मिडिल क्लास, एजुकेशन, रिसर्च या इन्वायरमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सोशल वेलफेयर या ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो इस बजट था उसमें एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और मिडिल क्लास इन 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है। तो आंसर रहने वाला हमारा सेकंड। एम्प्लॉयमेंट है, सेकंड स्किल है, एमएसएमईज और मिडिल क्लास। ये हमारी थीम थी इस बार की। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द यूनियन बजट। के बारे में कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? 12 न्यू इंडस्ट्रियल हब्स विल बी बिल्ट इन द कंट्री। 12 न्यू इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे। मुद्रा लोन अमाउंट इंक्रीज 10 लाख से 12 लाख हो गया है। 5 करोड़ यूथ विल बी प्रोवाइड इंटर्नशिप, 1000 टॉप कंपनीज फॉर इंटर्नशिप। इनमें से बताना कि कौन सा सही है। तो ये बिल्कुल सही है कि 12 न्यू इंडस्ट्रियल बनाने की बात की गई है। और मुद्रा लोन अमाउंट है जो कि तरुण के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। लेकिन ये जो सी है ये गलत है। 5 करोड़ यूथ विल प्रोवाइड इंटर्नशिप, यहाँ पे 500 होगा। 500 टॉप कंपनीज हैं, 1000 नहीं है। तो ए और बी बोथ ये दोनों ठीक है हमारे, ये गलत है। ये मेन टारगेट हमारे 12 न्यू इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की गई है। स्कोप ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ एमएस विल भी इंक्रीज करने की बात की गई है। मुद्रा लोन अमाउंट 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। न्यू ब्रांच ऑफ सिडबी विल भी ओपन करने की बात की गई है। 4 न्यू ब्रांच
50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप करने की बात की गई है और 5 करोड़ यूथ विल बी प्रोवाइड 500 टॉप कंपनीज की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा हाउ मैनी हाई हील्ड एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप वेराइटीज़, कितनी वेराइटीज़ को रिलीज किया गया इस बार हाई हील्ड में? तो 50, 75, 100 या 109। तो इसमें 109 न्यू वेराइटीज़ को डेवलप किया गया है इस बार के बजट में। डी आंसर रहने वाला है 109 आई वैरायटी थी और 32 फील्ड्स थी। फील्ड से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने फील्ड्स थी? 32 हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंतर्गत 109 न्यू लॉन्च किए हैं। हाँ मैनी बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर टू बी स्टैब्लिश इन द नेचुरल फार्मिंग में कितने बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर स्थापित करने की बात की है? 5000, 7500, 10,000 या 15,000। हमने पहले भी देखा था कि ये 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स स्थापित करने की बात की गई। आंसर रहने वाला हमारा सी। यहाँ ये मेंशन है 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन अंडर दी, ऋण कितनी बढ़ा दी गई है? अभी अभी हमने किया था कि ये 20 लाख कर दी गई है। सी आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट इज एलोकेटेड दी आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइज एक्ट इन दी करंट फाइनेंस, जो आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइज एक्ट है उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट कितना एलोकेटेड किया गया है? 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 18,000 करोड़। तो जो आंध्र प्रदेश का जो एक्ट है उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए एलोकेटेड किए गए हैं। सी आंसर रहने वाला हमारा इसका। यहाँ पर दिखाया भी गया है कि आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइज एक्ट में फाइनेंशियल सपोर्ट 15,000 करोड़ रुपए का रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा विच पॉलिसी इज टू फॉर्मुलेटेड इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए कौन सी पॉलिसी फॉर्मुलेटेड की गई है? आंसर हमारा फोर्थ, पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन क्योंकि एनर्जी पे हमारा देश आज बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है क्योंकि सोलर प्लांट सब कुछ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ये फोर्थ आंसर रहने वाला इसका। यहाँ पर मेंशन भी है पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी जो कि हमारी 6 प्रायोरिटी है एनर्जी सिक्योरिटी, उसके अंतर्गत दिया गया है ये। व्हाट इज द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेटेड किया गया है वो कितना है, या कैपेक्स भी बोल सकते हैं हम इसको। 5 लाख करोड़ रुपए, 7,50,000 करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए, 11,11,111 करोड़ रुपए। तो इसके लिए जो एलोकेशन हुआ है आंसर डी है हमारा, 11,11,111 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पर मेंशन है 11,11,111 करोड़ रुपये और ये हमारी जीडीपी का 3.47, इसको याद रखना। पूछ सकते हैं कि हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 1.4% एलोकेटेड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ ऑल लैंड्स प्रपोज्ड अंडर द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑल लैंड्स के लिए क्या प्रपोज किया गया है? लैंड आईडी हो या पार्सल आईडी, भू आधार या लैंड कोड। तो इसके लिए भू आधार को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें कि हमारी जितनी भी लैंड से रिलेटेड जितनी भी जो भी मतलब कि जो भी सूचना है, इंफॉर्मेशन है, सबको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। लैंड से रिलेटेड जितनी भी डाटा है यहाँ पे दिया गया है। हमारी जो 9th प्रायोरिटी थी कि भू आधार के जैसे हमारा आधार नंबर है ऐसे ही हर लैंड के लिए एक भू आधार नंबर होगा। व्हाट इज़ द न्यू बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर के लिए न्यू कस्टम ड्यूटी कितनी है? 5%, 6%, 6.4% या 7%। तो जो गोल्ड और सिल्वर के लिए है वो 6% है। सेकंड आंसर है।
इसमें दिया गया है कि कस्टम ड्यूटी गोल्ड एंड सिल्वर के लिए 6% है और प्लेटिनम के लिए 6.4% है। विच इनिशिएटिव इज टू कनेक्ट जॉब एस्पिरेंट विद पोटेंशियल एम्प्लॉयज एंड स्किल प्रोवाइडर्स। कौन सा इनिशिएटिव कनेक्ट किया गया है? एनपीएस वात्सल्य, स्किल इंडिया मिशन, ई श्रम पोर्टल या मेक इन इंडिया। तो जो हमारे एम्प्लॉयज एंड स्किल प्रोवाइडर हैं उनके लिए ई श्रम पोर्टल को कनेक्ट किया गया है। सी आंसर रहने वाला हमारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिड्यूस्ड कॉरपोरेट टैक्स रेट फॉर फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनीज के लिए जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको कितना कम कर दिया गया है? 20%, 25, 7, 30, 35। डी आंसर हमारा 35 कर दिया गया। पहले ये 40% था, अब कम करके 35% कर दिया गया है, जो कि फॉरेन कंपनीज के लिए कॉरपोरेट टैक्स है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। डी आंसर है। व्हाट इज द न्यू टैक्स रेट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सर्टेन फाइनेंस एसेट। जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, न्यू टैक्स वो कितना है? 12.5%, 15%, 20% या 25%। जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो हमारा 12.5% है, 1 आंसर है। और जो हमारा शॉर्ट रन के लिए है वो 20% है। यहाँ पे दिया गया है कि शॉर्ट टर्म गेन ऑफ फाइनेंस एसेट के लिए 20% टैक्स है और लॉन्ग टर्म के लिए 12.5% टैक्स है। इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, लॉन्ग भी पूछ सकते हैं। हाउ मच फाइनेंस सपोर्ट इज एलोकेटेड द प्रोजेक्ट सच द कोसिमिची इंट्रास्टेट लिंक के लिए कितना एलोकेटेड किया गया है? 5,000 करोड़, 7,500 करोड़, 10,000 करोड़ या 11,500 करोड़। तो जो कोसिमिची है उसके लिए 11,500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। यहाँ पे दिखा गया है कि कोसिमिची इंट्रास्टेट लिंक के लिए 11,500 रुपये का एलोकेशन होगा और 20 अदर ऑन गोइंग और न्यू स्कीम आएंगी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बजट व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ नेट जीरो कमिटमेंट ऑफ ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी के लिए नेट जीरो कमिटमेंट ग्रीन एनर्जी को पूरा करने का टारगेट ईयर क्या है भाई? तब तक हमारा नेट जीरो कमिटमेंट हो जाएगा ग्रीन एनर्जी के लिए 2035, 2050, 2070, 2075। तो इसके लिए हमारा टारगेट रखा गया 2070 तक हमें नेट जीरो कमिटमेंट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। सी आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए पार्ट ऑफ 9 प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट की 9 प्रायोरिटी में से कौन कौन सी हैं? अर्बन डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, प्रोडक्टिविटी एंड रिसाइलेंस इन एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारी जो 9 प्रायोरिटी हैं इनमें ए, बी और सी, डी ये चारों हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी थर्ड आंसर हमारा सही है। ये हमारी 9 प्रायोरिटीज हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी एंड रिलायंस इन एग्रीकल्चर, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये हमारी 9 प्रायोरिटी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट एज बजट एस्टिमेट्स ऑफ 2025। जो हमारा डेफिसिट है उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, कम फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। हम सबको पता है कि फिजिकल डेफिसिट है वो सबसे ज़्यादा है, तो हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। सबसे कम हमने पहले ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव रेवेन्यू हमारा डेफिसिट है वो सबसे कम है, तो सबसे पहले आएगा हमारा सी,
यहीं से क्वेश्चन सोल्व होगा कि लास्ट में भी आएगा। अगर आपको सबसे ज़्यादा सबसे कम का पता है तब भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप इनको अच्छे से कर लेना। तो सबसे पहले आएगा हमारा सी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है सबसे कम, उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और फिर फिजिकल डेफिसिट। सी आंसर रहने वाला है। यहाँ मेंशन भी है कि जो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है 0.6% है, प्राइमरी डेफिसिट है 1.4% है, रेवेन्यू डेफिसिट 1.8% और फिजिकल डेफिसिट 4.9% है। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन। कौन से आर्टिकल में है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 112, 118, 122 और 144। तो आर्टिकल जो हमारा 112 है उसके अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा द कंसेप्ट ऑफ जीरो वेस्ट बस्टिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच यूनियन बजट। जो जीरो वेस्ट बस्टिंग है उसको किस वर्ष में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इंडिया की बात पूछ रहा है ये 2018-19 में, 17-18 में, 16-17 में या 15-16 में। तो इंडिया में ये 2016 और 17 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बाकी इसको लाने वाले थे पीटर पायर, लेकिन इंडिया में ये 2016-17 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द रिकॉर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द बजट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जिसने सबसे अधिक बार बजट को पेश किया है, रिकॉर्ड इसके है अर्जुन जेटली के, निर्मला सीतारमन, मोरारजी देसाई या मनमोहन सिंह। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो मोरारजी देसाई है इन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया है 10 बार। तो हमारा आंसर रहने वाला है सी। ये बजट से रिलेटेड कुछ अदर इम्पोर्टेंस पॉइंट है जो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिए ताकि आपको अलग से नहीं पढ़ने पड़े। इन विच आर्टिकल डिटेल ऑफ स्टेट बजट ऑफ इंडिया। जो स्टेट बजट है उसका कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है? आर्टिकल 112, 110, 202 या 200। जो स्टेट बजट है उसका हमारे 202 में इंक्लूड किया गया है। और जो हमारा यूनियन बजट था, मतलब देश का जो बजट है, वो 112 में दिया गया है। तो याद रखना सर, स्टेट के लिए 202 आर्टिकल है। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ प्रेजेंटेड यूनियन बजट 7 टाइम्स कंसिक्यूटिवली एंड ब्रोक द अर्लियर रिकॉर्ड ऑफ मोरारजी देसाई। किसने 7 बार बजट पेश किया है और मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये इसका रहने वाला निर्मला सीतारमन। इसका तो आपको पता ही है, हमने पहले भी कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट द ड्रीम बजट। जो हमारा ड्रीम बजट था उनको पेश करने वाले कौन थे? 1997 में जो बजट हुआ था उनको ड्रीम बजट कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे? पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा या जसवंत सिंह। तो हमारे जो ड्रीम बजट थे उनको लाने वाले थे पी चिदम्बरम 1997 में। ए आंसर। नेक्स्ट हमारा हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, बी आर अम्बेडकर ने या आर के सन्मुख सेठी ने। तो हमारा डी आंसर रहने वाला आर के सन्मुख सेठी ने हमारा स्वतंत्र भारत होने के बाद पहला बजट इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है हु प्रेजेंटेड ब्लैक बजट। पहले ड्रीम बजट था, ध्यान रखना, और यह ब्लैक बजट है 1957 में आया था। नॉन फॉर प्रपोजिंग हैवी टैक्स एंड इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर। किसने लॉन्च किया था? मोरारजी देसाई, टी कृष्णमाचारी, सी.डी. देशमुख या जवाहरलाल नेहरू। तो जो ब्लैक बजट था वो टी कृष्णमाचार्य द्वारा पेश किया गया था 1957 में। नेक्स्ट व्हेन वाज द कंट्रीज फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड द जेम्स विल्सन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो हमारा फर्स्ट बजट था कंट्री का वो जेम्स विलियमसन ने द्वारा दिया गया था। कोई भी हिंदू हमारा जो देश के थे नेता द्वारा नहीं बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा दिया गया था, जेम्स विल्सन। तो वो किस ईयर था? 1970 में, 1975 में, 1960 में, 1990 में। तो इसका आंसर रहने वाला है सी, 1860 में हमारा प्रेजेंट किया गया था जेम्स द्वारा।
नेक्स्ट है हमारा बजट इज ए लेटर। बजट एक लेटर है द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट का, द कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड द मनी सेविंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये है हमारा सी आंसर फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही बजट पत्र को रखा गया है। तो आज हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है और हमारी रिवीजन भी अच्छे से हो गई है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें मोस्टली पूरा जो था हमारा बजट उसको कवर कर लिया है। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।